सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की 1 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझा था और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझा था। और उसके बाद जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से स्कोप हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास किया था। और माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जाना। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एंड केंजियन क्रिटिसिज्म, यानी रोजगार का जो शास्त्रीय सिद्धांत है और उसके बाद केन्स की जो आलोचना है उसमें उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बात करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तो द वर्ड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यानी जो वर्ड है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल मार्क्स, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो वर्ड है वो पहली बार जो यूज किया था, किसने किया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर्ड फर्स्ट यूज बाय किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। टू डिफाइन द थॉट एंड परसेप्शन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स, यानी कि उन्होंने इस जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर्ड है उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए किया था कि वेरियस परसेप्शन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट सच एज रिकार्डो एंड एडम स्मिथ, और रिकार्डो और एडम स्मिथ की विचारों और धाराओं को परिभाषित करने के लिए किया था। जो रिकार्डो थे, एडम स्मिथ थे, उनके जो थॉट थे उनको डिफाइन करने के लिए जो है इसको रिप्रेजेंट किया था या यूज किया था। उसके बाद केन्स कंसिडर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एज द फॉलोअर ऑफ डेविड रिकार्डो। केन्स का कहना है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो आपका फॉलो करते हैं किसको? डेविड रिकार्डो को। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी केन्स के अनुसार, दिस फॉलोअर आर जॉन स्टुअर्ट मिल, अल्फ्रेड मार्शल एंड पिगू, यानी कि जो डेविड रिकार्डो को फॉलो करते हैं केन्स के अनुसार कौन है? एक तो जेएस मिल है, यानी जो जॉन स्टुअर्ट मिल, और दूसरे अल्फ्रेड मार्शल हैं, एंड तीसरे जो हैं वो हैं आपके पिगू साहब। एंड उसके बाद द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिड नॉट प्रोपाउंडेड एनी पर्टिकुलर थ्योरी, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कोई अलग से थ्योरी नहीं दी थी। डिड नॉट प्रोपाउंडेड एनी पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउएवर दे हैव गिवन ए नंबर ऑफ अजम्पशन, यानी दे हैव गिवन नंबर ऑफ अजम्पशन, यानी उन्होंने जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कुछ अजम्पशन दिए थे। देखते हैं, समझते हैं उनके बारे में। क्लासिकल बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन, यानी क्लासिकल जो थे वो बिलीव करते थे किस पे? एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन, यानी कोई इन्फ्लेशन के नहीं होगा। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल सिचुएशन, यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा या पूर्ण रोजगार होगा वो एक नॉर्मल सिचुएशन होगी। अकॉर्डिंग टू पिगू का कहना है कि इकोनॉमिक सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट को, वेयर डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है इक्वल होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम अनएम्प्लॉयमेंट इज रिजल्ट फ्रॉम द वेज रिजिडिटी, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट कभी आएगा तो वो वेज रिजिडिटी यानी मजदूरी कठोरता के कारण हो सकती है। ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, यानी कि जिसमें जो है ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन होगा, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन होगा आदि। द मनी इज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो मनी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में माना। वेज एंड प्राइस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल, वेज और प्राइस होते हैं वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। मनी वेज एंड रियल वेज आर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी जो मनी वेज होते हैं और आपका रियल वेज होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट इन प्रोडक्शन, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो ऑपरेट होता है प्रोडक्शन में।
उसके बाद दे अज्यूम लॉन्ग रन, यानी वो दीर्घकाल को अज्यूम करके चलते हैं, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है लॉन्ग रन को अज्यूम करते हैं। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म अगर कभी जो है इकोनॉमी में फ्लैक्चुएशन आ भी जाता है तो दीर्घकाल में जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा आपका क्या कहते हैं इकोनॉमी में। परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट, और परफेक्ट कंपटीशन होता है आपका प्रोडक्ट मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकलिस्ट देयर इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी होगी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। सेविंग आर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, सेविंग जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड है। एंड इक्वालिटी बिटवीन द टू इज ब्रॉट अबाउट बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इक्वालिटी लाया जाएगा आपका बिटवीन टू ब्रॉट अबाउट बाय द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी बचत स्वतः ही निवेशित हो जाती है और दोनों के बीच सामान्यतः ब्याज की दर से समानता जो है ब्याज की दर से लाया जाता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच जो इक्वालिटी लाया जाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से लाया जाता है। टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो टोटल आउटपुट होता है ऑफ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड बिटवीन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल आउटपुट आपका डिवाइड किया जाता है बिटवीन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देयर इज ए लेसेस फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे जो है एक लेसेस फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसके बाद अगला है आपका अगली जो थ्योरी है सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो आपका बेस्ड हैं या उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है आपका सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट का कहना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड, यानी जो सप्लाई होती है पूर्ति होती है वो अपनी मांग को स्वयं सृजन करती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, तो किसने दिया था सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी सेज ने दिया था। तो समझते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट इज द कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो बाजार का नियम है सेज लॉ ऑफ मार्केट यह शास्त्रीय सिद्धांत का मूल है, कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन अर्ली 19th century French economist J.B. Say enacted the proposition that supply creates its own demand, यानी जो इन अनुसिएटेड है द प्रोपोजिशन उनका एक मुख्य प्रस्ताव है क्या है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। देयरफॉर इसलिए देयर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द इकोनॉमी, इसलिए जो है अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या नहीं हो सकती है। इसलिए जो है क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या नहीं हो सकती है। और उसके बाद अगला है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो अराइज करता है इन शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी मूव टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बिकम इक्वल, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो इक्वल होती है। When a producer produce गुड एंड पेज वेज टू वर्कर, यानी कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स को एंड पेज वेजेस टू वर्कर, और पे करता है आपका वेज को आपका वर्कर्स को। द वर्कर इन टर्न बाय द दोज गुड्स इन द मार्केट, यानी जब कोई प्रोड्यूसर होता है यानी निर्माता होता है किसी भी गुड्स का या माल का उत्पादन करता है और श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करता है, तो श्रमिक बदले में उन सामानों को बाजार में खरीद लेते हैं। तो बदले में क्या करते हैं कि जो वर्कर होते हैं वो मार्केट से जो है उन गुड्स को परचेज कर लेते हैं।
Thus, the very act of supplying, producing goods implies a demand for them. यानी इस प्रकार क्या होता है कि वस्तुओं की पूर्ति, जो आपूर्ति है, उत्पादन करने का कार्य उनके लिए मांग का तात्पर्य है. Thus, the very act of supplying, जो सप्लाई होता है, producing goods implies a demand for them. It is in this way that supply creates its own demand. जो सप्लाई होती है वो क्रिएट करती है its own demand को, यानी अपनी मांग स्वयं करती है आपूर्ति. उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि उत्पादन और आपका क्या कहते हैं आउटपुट को किस प्रकार से डिटर्मिनेट किया जाता है, इसके बारे में समझते हैं. इन द क्लासिकल थ्योरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो आपका आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होती, यानी कि क्लासिकल थ्योरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी का कहना है कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई. डिमांड फॉर लेबर्स एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है. गिवन द कैपिटल स्टॉक टेक्निकल नॉलेज एंड अदर फैक्टर्स, ए प्रीसियस रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टोटल आउटपुट एंड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ वर्कर. यानी जो आपका पूंजीगत स्टॉक होता है, कैपिटल स्टॉक होता है, तकनीकी ज्ञान होता है, टेक्नोलॉजी नॉलेज होता है और अन्य कारकों को देखते हुए कुल उत्पादन और रोजगार की मात्रा यानी श्रमिकों की संख्या के बीच एक सटीक संबंध मौजूद है. उसके बाद अगला है फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू, यानी कि आपका जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है Q इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, जहां पे K कैपिटल और T जो है टेक्नोलॉजी को डिनोट करता है और उसके बाद जो N होता है आपका, ये होता है आपका लेबर को डिनोट करता है. यानी इस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी. Here the curve Q is function of labor, जहां पे जो है ये जो आउटपुट है ये फंक्शन है आपका लेबर का और इस प्रकार से जो है ये आपका आउटपुट फंक्शन बनेगा. यानी इज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर इज द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द टोटल आउटपुट OQ1 corresponds टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर NF, जहां पे जो है NF जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है. बट व्हेन मोर वर्कर NF2 N, यानी कि यहाँ पे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होता है Q1 पे, बट व्हेन मोर वर्कर NFN2, यानी कि जब मोर वर्कर होते हैं एम्प्लॉयड बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट OQ1, तो आउटपुट लेवल जो है वो Q1 के बराबर होता है. द इंक्रीज इन आउटपुट Q1 Q2, और आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है आपका Q से Q1 के बीच में, इज लेस देन द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट N1 N2. उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो आपका आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होता है, आउटपुट होता है और एम्प्लॉयमेंट होता है, वो किस प्रकार से डिटर्मिनेट होता है. पहला होता है आपका लेबर मार्केट के थ्रू एंड दूसरा होता है आपका गुड्स मार्केट के थ्रू एंड थर्ड होता है आपका मनी मार्केट के थ्रू. लेबर मार्केट में जो है आपका कैपिटल, डिमांड फॉर लेबर, उसके गुड्स मार्केट एंड थर्ड है आपका मनी मार्केट. तो समझते हैं कि किस प्रकार से जो है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिनेट किया जाता है लेबर मार्केट के थ्रू एंड गुड्स मार्केट के थ्रू और उसके बाद आपका मनी मार्केट के थ्रू. तो पहला है आपका लेबर मार्केट.
तो बात करते हैं इन द लेबर मार्केट द डिमांड फॉर लेबर एंड द सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो आपका लेबर मार्केट होता है वो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार रिगार्ड द डिमांड फॉर लेबर एज द फंक्शन ऑफ द रियल वेज, यानी डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू फंक्शन ऑफ रियल वेज, वेर जहां पे जो है डीएन जो है डिमांड फॉर लेबर को डिनोट करता है, डब्ल्यू जो है वेज रेट को डिनोट करता है और पी प्राइस लेवल को डिनोट करता है। एंड डिवाइडिंग वेज रेट को डिवाइड किया गया है आपका प्राइस लेवल से। तो अगर हम जो है प्राइस को वेज रेट को जो है प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो है रियल वेज रेट प्राप्त हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियल वेज इक्वल टू क्या होता है, तो रियल वेज इक्वल टू होता है आपका वेज अपॉन प्राइस लेवल करेंगे तो हमें जो है आपका रियल वेज प्राप्त हो जाएगा। द डिमांड फॉर लेबर इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रियल वेज रेट। जो आपका डिमांड फॉर लेबर होता है, डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रियल वेज रेट। उसके बाद द सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रियल वेज रेट, यानी सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डिपेंड करता है ऑन द रियल वेज रेट पे। सप्लाई ऑफ लेबर आप देख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो फंक्शन है आपका रियल वेज का, वेयर एसएन इज द सप्लाई ऑफ लेबर, यानी जो एसएन होगा वो हैगा आपका सप्लाई ऑफ लेबर को डिनोट करता है। बट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द रियल वेज रेट, यह जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ द रियल वेज रेट। इट इज बाय इंक्रीजिंग द रियल वेज रेट द मोर वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड, यहाँ पे जो है मोर वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड किया जाते हैं। व्हेन डिमांड फॉर लेबर यानी कि डीएन जो है डिमांड फॉर लेबर एंड एसएन जो है सप्लाई ऑफ लेबर को डिनोट करता है। कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एनएफ इज डिटरमाइंड एट द इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन P0, यानी कि जहां पे जो है डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। आप देख सकते हैं डिमांड कर्व जो है का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है और सप्लाई और कर्व का जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है और ई पॉइंट पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और रियल वेज जो है WP0 है और फुल एम्प्लॉयमेंट यानी NF है ये वाला पोर्शन। उसके बाद अगले है आपका वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। टॉपिक है वो है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मेनली जो है पीगू इस पे बेस्ड हैं। तो समझते हैं द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट देयर वाज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इन द इकोनॉमी में। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए जनरल कट इन मनी वेज, यानी अगर जो है कभी इकोनॉमी के अंतर्गत जो है अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो क्या होता है कि जनरली हम कट करते हैं मनी वेज को, वो टेक द इकोनॉमी टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो वेज रेट में मनी वेज को थोड़ा सा कट करेंगे और हमें जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाएगा इकोनॉमी के अंतर्गत। दिस आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, यानी जो आर्गुमेंट है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी ये बेस्ड है अजम्पशन दैट देयर इज ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज, यानी कि इसमें जो है डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है आपका मनी वेज और रियल वेज के बीच में। व्हेन मनी वेज आर रिड्यूसेस, जब जो है क्या किया जाता है कि मनी वेज को रिड्यूस किया जाता है, मनी वेज आर रिड्यूसेस दे लीड टू रिडक्शन इन कॉस्ट, तो कॉस्ट में जो है कमी होगी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसिक्वेंटली द लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा कि अगर हम जो है मनी वेज में यानी कि वेज रेट को कट करेंगे, वेज रेट को कट करने से जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी, लागत कम हो जाती है। तो इससे जो है प्रोडक्शन एंड कंसिक्वेंटली टू लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस जो है लोअर हो जाएगी। व्हेन प्राइस फॉल, जब जो है किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल होगी तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल इंक्रीज एंड सेल विल बी द पुश अप, तो सेल से क्या होगा, वो पुश अप होगा। इंक्रीज सेल, और सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, विल नेसेसिटेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मोर लेबर एंड अल्टीमेटली फुल एम्प्लॉयमेंट विल बी अटेंड। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है इकोनॉमी के अंतर्गत फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, प्राइस या वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू। उसके बाद अगला है आपका गुड्स मार्केट, यानी जो वस्तु बाजार होता है या गुड्स मार्केट होता है, उसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी गुड्स मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में वहां पे होता है जहां पे सेविंग आपका इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, तो वहां पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई एंड द इकोनॉमी इज इन स्टेट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहां पे जो है टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई होगा वहां पे इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल, तो क्लासिकलिस्ट का कहना है कि व्हाट इज नॉट स्पेंड एट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, यानी क्या है जो नॉट स्पेंड होता है इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, दस सेविंग मस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे जो है सेविंग को इक्वल होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट के बीच में। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच जो इक्वल समानता लाता है, इक्विलिब्रियम लाता है, वो लाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ देयर इज एनी डाइवर्जेंस, यानी अगर जो है इनमें कोई डाइवर्जेंस होता है बिटवीन द टू, द equality is maintained through the mechanism of the rate of interest, यानी कि इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा मैकेनिज्म किया जाता है। अकॉर्डिंग टू देन, यानी उनके अनुसार बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, यानी कि दोनों जो है फंक्शन है आपका इंटरेस्ट रेट के। इस प्रकार हम कह सकते हैं सप्लाई या सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो सेविंग का फंक्शन होता है, सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जहां पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, यानी एस इक्वल टू आई होता है, वहां पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वेयर एस जो है सेविंग को डिनोट करता है, आई जो है इन्वेस्टमेंट एंड आर जो है आपका इंटरेस्ट रेट को। द क्लासिकलिस्ट का कहना है कि इंटरेस्ट रेट इज रिवार्ड फॉर सेविंग, यानी जो इंटरेस्ट होता है वो रिवार्ड होता है फॉर सेविंग का। The higher the rate of interest, the higher the rate of interest, the higher the saving and lower the investment। जैसे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हाई होने से जो है आपका हायर द सेविंग होगा, तो लोग जो है क्या करेंगे, सेविंग करना अधिक करेंगे, बल्कि जो है आपका इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे, लोअर द इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर कंट्रारी, यानी कि इसके विपरीत भी, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लो होने से आपका सेविंग रेट जो है वो लो होगा, सेविंग लो होने से जो है इन्वेस्टमेंट जो है हाई होगा। द लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी लो होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, द हायर द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड एंड लोअर द सेविंग, यानी सेविंग कम होगा। इफ एट एनी गिवन पीरियड, यानी कभी कोई गिवन पीरियड में इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज, यानी कि जहां पे जो है सेविंग एक्सीड होगा इंटरेस्ट रेट से, तो आपका इंटरेस्ट विल भी राइज होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इफ एट एनी गिवन पीरियड, किसी भी एक दिए हुए पीरियड में इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से अधिक होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सीड सेविंग, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज, तो उस केस में क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर से R1 चले जाता है।
both intersect at E, which is the full employment level, where at or इंटरेस्ट रेट इज सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। सिंस जहां पे जो है सेविंग अगर ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, द इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर कैपिटल बीइंग लेस देन इट्स सप्लाई, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो कैपिटल होगा आपका लेस देन इट्स सप्लाई। द इंटरेस्ट रेट विल फॉल टू और इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज एंड सेविंग विल डिक्रीज। Consequently, saving equal to investment, equilibrium will be re-established at point E. तो equilibrium जो re-establish होगा आपका point E पे। On the contrary, with a fall in the interest rate from O2 OR to OR1, इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होता है आपका सेविंग से। बाय CD, द डिमांड फॉर कैपिटल विल बी मोर देन इट्स सप्लाई। अगर जो है द इंटरेस्ट रेट विल राइज, जैसे इंटरेस्ट रेट राइज होगा, सेविंग विल इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट विल बी डिक्लाइन। अल्टीमेटली सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ ई, यानी ई पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिनोट करता है जहां पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद अगला है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने मनी मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करा। द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इन द क्लासिकल थ्योरी, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इन द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो मनी मार्केट है वो बेस्ड है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, which state that the general price level in the economy depends on the supply of money। जहां पे जो है आपका जनरल प्राइस लेवल होता है वो डिपेंड करता है द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई पे डिपेंड करता है। द इक्वेशन MB इक्वल टू PT, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि MB इक्वल टू PT जो इक्वेशन है ये किसके द्वारा दिया गया है, MB इक्वल टू PT। ये जो है इरविंग फिशर के द्वारा 1911 में पूछा गया था, जहां पे M इक्वल टू होता है आपका मनी सप्लाई और V वेलोसिटी ऑफ मनी एंड P जो है आपका प्राइस लेवल को डिनोट करता है एंड T जो है ट्रांजैक्शन लेवल को डिनोट करता है। यहां पे देख सकते हैं M मनी सप्लाई ऑफ मनी को एंड V वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड P जो है प्राइस लेवल को एंड T जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और टोटल आउटपुट को डिनोट करता है। The total money supply MB equal the total value of output PT in the economy, यानी MB जो है टोटल मनी सप्लाई को डिनोट करता है और PT जो है आपका टोटल आउटपुट को डिनोट करता है। Assuming V and T to be constant, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो V है वेलोसिटी ऑफ मनी है और टोटल आउटपुट एंड ट्रांजैक्शन मनी है वो कांस्टेंट होती है। ए चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, यानी अगर जो है सप्लाई ऑफ मनी में चेंज होगा तो कॉज प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस लेवल। उनका कहना है कि जैसे ही मनी में चेंज होगा, मनी की सप्लाई में चेंज होगा तो उसी से जो है आपका गुड्स की प्राइस लेवल में भी चेंज हो जाएगा। Thus the price level is a function of the money supply, यानी प्राइस लेवल जो है फंक्शन है आपका मनी का। केंजिन क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, केंज का जो क्रिटिसिज्म है क्लासिकल थ्योरी के बेस में, यानी शास्त्रीय सिद्धांत की जो कीन्स की आलोचना है, कीन्स ने आपका क्या कहते हैं क्लासिकल थ्योरी की आलोचना की थी, उसके बारे में समझते हैं। उनका कहना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है कि आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी के अंतर्गत, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। एक तो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जो अजम्पशन थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, उस पे जो है क्रिटिसिज्म किया क्या कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि केंज रिजेक्टेड द फंडामेंटल क्लासिकल अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी की जो आपका क्लासिकल इकोनॉमी की अजम्पशन थी उसको जो है उन्होंने रिजेक्ट किया था। ही रिगार्डेड फुल एम्प्लॉयमेंट एज ए स्पेशल सिचुएशन, यानी कि इनका कहना है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होगी इकोनॉमी के अंतर्गत यह एक स्पेशल सिचुएशन होगी।
The general situation in a capitalist economy is one of underemployed. इनकी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो जनरल सिचुएशन होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की. दिस इज बिकॉज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, पूंजीवादी समाज होता है, डज नॉट फंक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू सेज लॉ, यानी कि वो नहीं करती है फंक्शन, कार्य नहीं करती है सेज लॉ, एंड सप्लाई ऑलवेज एक्सीड इट्स डिमांड. यानी उनका कहना है कि सप्लाई हमेशा जो है डिमांड से ग्रेटर होती है. केन्स का क्या कहना है कि सप्लाई ग्रेटर होता है आपका किससे, डिमांड से. डिमांड से जो है आपका सप्लाई ग्रेटर होता है अकॉर्डिंग टू केन्स. प्रूव दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए नॉर्मल सिचुएशन, यानी उनका कहना है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है यह एक नॉर्मल सिचुएशन होती है. प्रूव दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए नॉर्मल सिचुएशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए अबनॉर्मल एंड एक्सीडेंटल सिचुएशन. यानी कि आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक सामान्य स्थिति है, जबकि आपका क्या कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ए अबनॉर्मल, एक असामान्य और आकस्मिक स्थिति है. यानी कभी हो सकता है तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में कभी भी जो है इकोनॉमी के अंतर्गत आपका फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता. देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट किया था इकोनॉमी के अंतर्गत, वो क्या था आपका जेम केन्स के द्वारा इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यानी इन्होंने जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको अस्तित्व में लाया था. क्वेश्चन पूछा गया है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत किसने एग्जिस्ट किया था, तो वो किया था आपका जेम केन्स के द्वारा. उसके बाद रिफ्यूटेशन ऑफ सेल लॉ, यानी सेल का जो लॉ था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसका रिफ्यूटेशन किया था आपका सेज लॉ का. कैन रिफ्यूटेड सेज लॉ ऑफ मार्केट दैट सप्लाई ऑलवेज क्रिएट इट्स ओन डिमांड, यानी किन्स ने बाजार के से के नियम का खंडन किया. रिफ्यूटेशन किया मतलब उसका खंडन किया सेज लॉ का. रिफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का. ही मेंटेन, इनने मेंटेन किया दैट ऑल इनकम अर्न बाय द फैक्टर, यानी जो ऑल इनकम होती है वो अर्न किया जाता है फैक्टर के द्वारा. ऑनर वुड नॉट बी स्पेंड, ऑनर के द्वारा जो है कोई भी स्पेंड नहीं किया जाता है. इन बाइंग प्रोडक्ट विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस, यानी जो हेल्प करते हैं प्रोड्यूस में. उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर मालिकों द्वारा अर्जित सभी आय को उन उत्पादों को खरीदने में खर्च नहीं किया जाएगा जिन्हें उन्होंने उत्पादन करने में मदद की थी. उसके बाद when all earned income is not spent, when जो है all earned income is not spent on consumption goods and proportion of its is saved, there result in deficiency of aggregate demand. There is result in a deficiency of aggregate demand. दिस लीड टू जनरल ओवर प्रोडक्शन, जो लीड करता है टू जनरल ओवर प्रोडक्शन बिकॉज ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड इज नॉट सोल्ड, यानी इससे जो है सामान्य अति उत्पादन होता है क्योंकि जो कुछ भी उत्पादित होता है वह बेचा नहीं जाता. दैट इज प्रोड्यूस्ड इज नॉट सोल्ड, यानी जो भी प्रोड्यूस किया जाता है उसको सोल्ड नहीं किया जाता है. Instead, he argued that it was demand that creates supply, यानी केन्स का कहना है कि डिमांड दैट क्रिएट सप्लाई, जो डिमांड होती है वो सप्लाई को क्रिएट करती है, नॉट सप्लाई क्रिएट इट्स डिमांड. यानी कि उन्होंने डिमांड को कहा कि डिमांड क्रिएट करती है आपका सप्लाई को. व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइज, यानी कि जहां पे जो है आपका एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो राइज करती है टू मीट दैट डिमांड फर्म प्रोड्यूस मोर एंड एम्प्लॉयज मोर पीपल, यानी जब कुल मांग बढ़ती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए फर्म अधिक उत्पादन करती है. उस मांग को जो है पूरा करने के लिए फर्म क्या करती है, अधिक उत्पादन करती है और अधिक लोगों को रोजगार देती है.
उसके बाद सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल, यानी कि जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इकोनॉमी जो है ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट में रहती है, ऑटोमेटिकली जो है एडजस्टमेंट हो जाता है डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के थ्रू। तो केन्स का कहना है कि इकोनॉमी में जो है कभी भी स्व समायोजन संभव नहीं है, यानी कि इसमें जो है लेसेस फेयर की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट की। ही पॉइंटेड आउट दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी उन्होंने पॉइंट किया था आउट दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट ऑटोमेटिक एंड सेल्फ एडजस्टिंग बिकॉज ऑफ द नॉन इगलिटरियन स्ट्रक्चर ऑफ इट्स सोसाइटी, यानी कि जो उन्होंने बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अपने समाज की गैर समतावादी संरचना के कारण स्वचालित और आत्म समायोजन नहीं होती थी। देयर आर टू प्रिंसिपल क्लासेस, द रिच एंड द पुअरर, यानी कि आपका जो इकोनॉमी होती है उसमें दो पर्सन रहते हैं, एक तो पुअरर पर्सन रहता है एंड दूसरा रहता है आपका रिच पर्सन। तो इसके बीच में जो है हमेशा समायोजन नहीं हो सकता। द रिच प्रोसेस, जो रिच प्रोसेस है मच वेल्थ बट दे डू नॉट स्पेंड द होल ऑफ इट ऑन कंजप्शन। द पुअर लैक मनी टू परचेस कंजप्शन गुड्स, यानी जो पुअरर होता है वो उसके पास लैक ऑफ मनी होती है, वो अपना जितना भी इनकम होता है वो गुड्स को परचेस करने में या कंजप्शन करने में स्पेंड कर देता है। दस देयर इज जनरल डिफिशियंसी, जहाँ पे जो है जनरल डिफिशियंसी होती है ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे जो है डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू एग्रीगेट सप्लाई विच लीड टू ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जो है ओवर प्रोडक्शन होता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इन द इकोनॉमी दिस इज इन फैक्ट लीड टू द ग्रेट डिप्रेशन, यानी जो ग्रेट डिप्रेशन होता है आया था उसमें जो है ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आया था। इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंज, यानी जो इक्वालिटी लाया जाता है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में वो इनकम से लाया जाता है अकॉर्डिंग टू केन्स। इक्वालिटी of saving and investment through income change. The classicists believe that saving and investment were equal at the full employment level, and in case of any divergence, the equality was brought about by the mechanism of rate of interest. Keynes held that the level of saving, तो केन्स ने हेल्ड किया था दैट द लेवल ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि लेवल ऑफ सेविंग वो डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इनकम एंड नॉट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डिटरमाइन किया जाता है ओनली नॉट ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट बट बाय द मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ही जो है डिटरमाइन नहीं किया जाता है आपका, बल्कि मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के थ्रू भी जो है डिटरमाइन किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद अगला है आपका इंपोर्टेंस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यानी जो सट्टा के लिए पैसे की मांग की जाती है उसकी जो है इंपोर्टेंस को बारे में बताया था उन्होंने। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बिलीव दैट मनी वॉज डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशन पर्पज, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो मनी होती है वो या तो ट्रांजैक्शन के पर्पज से होती है या प्रिकॉशनरी पर्सन से होती है, बल्कि आपका केन्स ने ट्रांजैक्शन के पर्पज को तो लिया ही, साथ ही आपका प्रिकॉशनरी पर्पज को भी लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मनी की डिमांड की जाती है वो की जाती है स्पेकुलेटिव या सट्टे के लिए भी किया जाता है। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज, यानी कि उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, recognize the speculative demand for money because money held for speculative purpose related to ideal balance, यानी उन्होंने जो है पैसे की सट्टा मांग को मान्यता नहीं दी क्योंकि निष्क्रिय शेष से संबंधित सट्टा उद्देश्यों के लिए रखा गया धन। Keynes emphasis the importance of speculative demand for money, उन्होंने जो है एम्फासिस किया था आपका
द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यानी कि उन्होंने जो है किन्स ने सट्टा पैसा की सट्टा मांग के महत्व पर जोर दिया था, स्पेकुलेटिव मोटिव पर जो है अधिक फोकस किया था। एंड रिजेक्ट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और जो आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसको रिजेक्ट करा था केन्स ने, रिजेक्ट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी केन्स के द्वारा जो है रिजेक्ट किया गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को। केन्स रिजेक्टेड द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, केन्स रिजेक्ट किया था द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑन द ग्राउंड दैट इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जहां पे जो है ग्राउंड में इंक्रीज होगा मनी सप्लाई विल नॉट नेसेसरी लीड टू राइज इन प्राइस। जैसे ही केन्स का कहना है कि अगर जो है आपका मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइस लेवल को भी इंक्रीज करेगा, इसलिए उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिजेक्ट किया था। इट इज नॉट इसेंशियल दैट पीपुल में स्पेंड ऑल एक्स्ट्रा मनी, यानी यह जो है नॉट इसेंशियल है आपका दैट पीपुल में स्पेंड ऑल एक्स्ट्रा मनी, दे में डिपॉजिट इट इन द बैंक और सेव। So the velocity of circulation of money we may slow down and not remain constant. Thus v in the equation, यानी कि v जो है इक्वेशन है आपका velocity mv equal to pt may vary. Moreover an increase in money, यानी जैसे ही मनी में इंक्रीज हो जाता है मनी सप्लाई में लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट भी जो है इंक्रीज करेगा। अगला है मनी नॉट न्यूट्रल, उनका कहना है कि जो पैसा होता है वो न्यूट्रल नहीं होता, तटस्थ नहीं होता है, मनी नॉट न्यूट्रल। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिगार्डेड मनी एज न्यूट्रल, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है कि जो मनी होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है। Therefore, they excluded the theory of output. They excluded the theory of output, employment, and interest rate from monetary theory. Interest rate from monetary theory. उसके बाद केन्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया द क्लासिकल व्यू दैट मॉनेटरी थ्योरी वाज सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यू थ्योरी, जो मॉनेटरी थ्योरी है वो सेपरेट है फ्रॉम वैल्यू थ्योरी। He integrated monetary theory with value theory and brought the theory of interest in the domain of monetary theory by regarding the interest rate as a monetary phenomenon. Interest rate is a monetary phenomenon, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, वो एक मौद्रिक घटना है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि इंटरेस्ट रेट एज ए मॉनेटरी फिनोमेनन, यह जो है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो इंटरेस्ट रेट एज ए मॉनेटरी फिनोमेनन का कॉन्सेप्ट दिया आपका जेम्स केन्स के द्वारा। उसके बाद अगला है रिफ्यूटेशन ऑफ वेज कट, यार, और उन्होंने क्या कहते हैं आपका केन्स ने जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को जो है रिफ्यूटेस किया, उसका खंडन किया था। केन्स रिफ्यूटेड द पिगुएन फॉर्मुलेशन दैट ए कट इन मनी वेज, उन्होंने कहा था कि पिगु ने कि कट कर सकते हैं मनी वेज कुड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और वेज रेट को जैसे ही कट करेंगे तो हम अचीव करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट को, इसका जो है उन्होंने रिफ्यूटेट किया। रिडक्शन इन वेज रेट, जैसे ही हम क्या करेंगे कि वेज रेट को रिडक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन एन इंडस्ट्री बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि पिगू का कहना है कि जैसे ही हम रिड्यूस करेंगे वेज रेट को, इंक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट इन एन इंडस्ट्री बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग डिमांड, तो डिमांड जो है इंक्रीज हो गया। बट द अडॉप्शन, फिर क्या होगा क्या कि द अडॉप्शन ऑफ सच ए पॉलिसी फॉर द इकोनॉमी लीड टू रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, तो adoption of such a policy for the employment lead to a reduction in employment, तो employment भी जो है उसमें reduce करने लग जाएगा। When there is a general wage cut,
यानी कि जनरली जो वेज को कट किया जाएगा, द इनकम ऑफ द वर्कर इज रिड्यूस्ड। तो अगर हम जो है किसी भी वर्कर की वेज को कट करेंगे तो उसकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड फॉल लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। यह कहना है आपका केन्स का। उसके बाद नॉन डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी एंड रियल वेज, यानी कि उनका कहना है कि मनी और आपका रियल वेज के बीच जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी एंड रियल वेज। नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी एंड रियल वेज। Keynes also did not accepted the classical, Keynes के द्वारा also did not accepted the classical view that there was a direct and proportional relation between money wage and real wage। यानी कि केन्स का कहना है कि जो मनी वेज होता है और रियल वेज होता है उसमें जो है डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है बल्कि प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, यानी कि उनके कहना है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू व्हेन मनी वेज फॉल रियल वेज राइज एंड वाइस वर्सा। जैसे ही जो है मनी वेज को डिक्लाइन करेंगे तो हम जो है आपका क्या होगा कि रियल वेज राइज होगा एंड इसका वाइस वर्सा भी होगा। और उसके बाद अगला है आपका स्टेट इंटरवेंशन इसेंशियल, यानी कि स्टेट का जो इंटरवेंशन होता है वो इसेंशियल होता है, राज्य का हस्तक्षेप जो है वो आवश्यक होता है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज सच दैट लेफ्ट टू इटसेल्फ इट इज इनकैपेबल ऑफ यूजिंग प्रोडक्टिविटी पावरफुल, यानी जो आपका पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी है कि इसे अपने ऊपर छोड़ दिया जाए तो यह उत्पादक रूप से शक्तिशाली रूप से उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए जो है राज्य का हस्तक्षेप जो है आवश्यक है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो इज ए सच दैट लेफ्ट टू इटसेल्फ इट इज इनकैपेबल ऑफ यूजिंग प्रोडक्टिविटी पावरफुली Therefore स्टेट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, नहीं स्टेट का जो इंटरवेंशन होता है वो नेसेसरी होता है, इज नेसेसरी। लॉन्ग रन एनालिसिस अनरियलिस्टिक, यानी कि जो लॉन्ग रन होता है एनालिसिस वो अनरियलिस्टिक होता है। केन्स का कहना है कि लॉन्ग रन अनरियलिस्टिक एनालिसिस जो है अनरियलिस्टिक होता है। केन्स का कहना है कि हम जो है शॉर्ट रन में ही बिलीव करते हैं, लॉन्ग रन में क्या पता कि कल क्या होने वाला है, कल की उसने गुंजाइश नहीं करी। इसका मतलब उन्होंने जो है केन्स जो फॉलो करते हैं शॉर्ट रन को फॉलो करते हैं, इसलिए लॉन्ग रन एनालिसिस अनरियलिस्टिक, यानी जो दीर्घकालीन विश्लेषण है वो अवास्तविक है, उसके कोई वास्तविकता नहीं है कहना है। द क्लासिकलिस्ट बिलीव इन द लॉन्ग रन, यानी क्लासिकलिस्ट का कहना है कि वो बिलीव करते हैं लॉन्ग रन में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम थ्रू ए सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस, यानी लॉन्ग रन में सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इकोनॉमी के अंतर्गत। केन्स हैड नो पेशेंट टू वेट फॉर द लॉन्ग पीरियड, यानी केन्स का कहना है कि नो पेशेंट, कोई पेशेंट नहीं है टू वेट फॉर द लॉन्ग पीरियड फॉर हेल्ड बिलीव दैट इन द लॉन्ग रन वेल वी आर ऑल डेड, यानी कि उसका कहना है कि हम लॉन्ग रन में वी और ऑल डेड, यानी लॉन्ग रन में हम सभी डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो जो बिलीव करते थे आपके शॉर्ट रन में बिलीव करते थे। एंड उसके बाद क्लासिकल वॉच केन्स कंपैरेटिव स्टडी। अब जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है और आपका केन्सियन इकोनॉमिस्ट का कहना है, उसके बीच में कंपैरेटिव स्टडी क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और केन्जियन इकोनॉमिस्ट है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिगिनिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक इनसाइड नीदरलैंड, जिसमें आपका कौन कौन से आते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में, मीन आपका एडम स्मिथ, दूसरे डेविड रिकार्डो और थॉमस रॉबर्ट माल्थस। पहला एडम स्मिथ,
डेविड रिकार्डो और थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये 3 अर्थशास्त्री जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के महत्वपूर्ण थे। और उसके बाद केन्जियन इकोनॉमिस्ट या केन्स जो है जॉन मेनार्ड केन्स, इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थिंकर्स, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन थिंकर, उनका नाम है पहला एडमंड बुर्के। एडमंड बुर्के आए थे आपके 1729 से 1797 के बीच में। दूसरे नंबर पे जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ये आए थे आपके 1748 से 1832 के बीच में। उसके बाद हेनरी थॉर्नटन। हेनरी थॉर्नटन 1760 से 1815 तक आए थे। एंड उसके बाद अगला था आपका जीन बप्टिस्टे से। जीन बप्टिस्टे से जो है वो आए थे आपके 1767 से 1832 तक। उसके बाद चार्ल्स हॉल। चार्ल्स हॉल जो है 1740 से 1825 के बीच में आए थे। उसके बाद विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन जो है वो आए थे आपके 1756 से 1836 के बीच में। एंड उसके बाद सातवां था हेनरी थॉर्नटन। हेनरी थॉर्नटन जो है वो आए थे 1760 से 1815 तक। जेम्स मिल आए थे 1733 1836। उसके बाद जीन चार्ल्स लियोन डी सिस्मोंडी ये आए थे आपका 1773 से 1842 तक। उसके बाद रॉबर्ट ओवन, फिर डेविड रिकार्डो, फिर अलेक्जेंडर हैमिल्टन। यानी कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, थिंकर थे। कभी आपसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से इकोनॉमिस्ट पहले आए थे। पहले आए थे आपका एडमंड बुर्के, दूसरे जेरेमी बेंथम, हेनरी थॉर्नटन, थर्ड जीन बप्टिस्टे से, फोर्थ चार्ल्स हॉल, विलियम गॉडविन, हेनरी थॉर्नटन, जेम्स मिल, जीन चार्ल्स लियोन डी साइमन, रॉबर्ट ओवन, डेविड रिकार्डो, उसका अलेक्जेंडर हैमिल्टन। केन्जियन इकोनॉमिस्ट डिमांड साइड इकोनॉमी, यानी कि जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे वो डिमांड साइड को एनालिसिस करते थे, डिमांड साइड एनालिसिस करते थे। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो सप्लाई साइड थी। डेवलप्ड बाय जॉन मेनार्ड केन्स 1930, गवर्नमेंट कैन हेल्प स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज बाय गवर्नमेंट कैन हेल्प स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज बाय स्पेंडिंग मनी इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जाता है आपका स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को बाय स्पेंडिंग मनी इन द शॉर्ट टर्म। दिस वुड क्रिएट मोर डिमांड, यानी कि जो क्रिएट करता है आपका मोर डिमांड फॉर गुड्स। बिजनेस वुड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज, यानी कि बिजनेसेस क्या होगा वो इंक्रीज करेगा एंड एम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज, और एम्प्लॉयमेंट भी जो है ऑल्सो इंक्रीज करेगा आपका। फर्स्ट यूज्ड इन यूएस बाय प्रेसिडेंट टू फाइट डिप्रेशन इन 1930, यानी जो 1930 की ग्रेट डिप्रेशन आई थी 1929 की, उसके बाद जो है आपका जो केन्जियन थे वो काफी फेमस हो पड़े। तो समझते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करें क्लासिकल और केन्जियन की। द क्लासिकल टर्म एसोसिएट विथ कार्ल मार्क्स, यानी जो क्लासिकल जो टर्म था वो एसोसिएट किया गया आपका किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। फर्दर यूज बाय एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड जॉन बप्टिस्ट से, जेबी से। उसका द टर्म इफेक्टिव डिमांड फर्स्टली यूज बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माल्थस। केन्स के अंतर्गत जो इफेक्टिव डिमांड टर्म है वो यूज किया था पहली बार माल्थस के द्वारा। माल्थस वाज ओनली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हु एम्फसाइज डिमांड साइड। माल्थस जो है एक ऐसे क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है जो डिमांड साइड इकोनॉमी की एनालिसिस करते थे। इफेक्टिव डिमांड लेटर मॉडिफाइड बाय जेम केन्स, और जो जेम केन्स थे उन्होंने जो मार्शल के द्वारा इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया था।
इफेक्टिव डिमांड लेटर मॉडिफाइड बाय जेएम केन्स। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किस प्रकार से जो है एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का डिटर्मिनेट किया जाएगा, क्लासिकल एंड सेकंड है आपका केन्सियन। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन, यानी केन्स का कहना है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आउटपुट एंड जो एम्प्लॉयमेंट होता है इज डिटरमाइंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर के द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है। एंड आउटपुट इज केन्स का कहना है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट जो है वो फंक्शन है आपका एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड और इफेक्टिव डिमांड का फंक्शन है आपका एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी इफेक्टिव डिमांड इक्वल टू क्या होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इक्वल टू एंड लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कहा तो समझते हैं। डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बोथ आर फंक्शन ऑफ रियल वेज। उनका कहना है कि जो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर होता है वो फंक्शन है आपका रियल वेज का, और रियल वेज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन प्राइस लेवल, यानी कि वेज को जो है अगर हम प्राइस लेवल से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है रियल वेज मिल जाएगा। सेम डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन रियल वेज, यानी कि डिमांड फॉर लेबर डिपेंड करता है आपका रियल वेज में एंड सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन मनी वेज। यानी केन्स का कहना है कि डिमांड फॉर लेबर तो आपका रियल वेज पे डिपेंड करता है और सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करता है आपका मनी वेज पे। उसके बाद वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत जो है केन्स और आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दे बिलीव दैट अकॉर्डिंग टू पीगू मनी वेज कट प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम मनी वेज में जो है कट करेंगे तो हमें जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल वेज रेट डिक्रीज, जैसे ही वेज रेट डिक्रीज होगा, वेज रेट के डिक्रीज होने से कॉस्ट कम होगी, फैक्टर ऑफ कॉस्ट कम होगी। उसके बाद प्राइस कम होंगे, प्राइस के कम होने से डिमांड जो है इंक्रीज होगा, डिमांड के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो डिमांड फॉर लेबर होगा, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी तो इससे जो है क्या होगा फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पीगू का कहना है कि हम जब जो है मनी वेज को कट करेंगे, मनी वेज को कम करने से क्या होगा कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट के कम होने से प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड के इंक्रीज होने से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होएगा, तो इससे क्या होगा फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। और जबकि केन्स का कहना है कि मनी वेज शुड बी कांस्टेंट, मनी वेज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इफ रियल वेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि रियल वेज जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, जैसे प्राइस को इंक्रीज करेंगे। वेज कट लीड टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ही वेज को कट किया जाएगा तो ये लीड करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को। उस पर अगला है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के केस में उन्होंने कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि गुड्स मार्केट इज ए इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जहां पे जो है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे जो है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। बोथ आर फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोनों जो है फंक्शन है आपके किसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के पॉजिटिवली, एंड इन्वेस्टमेंट जो है आपका फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव, यानी कि
both are function of rate of interest, and saving is a function of rate of interest positively and investment is a function of rate of interest negatively। यानी कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा। इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ब्रिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो इक्वालिटी लाएगा बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वो लाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं यहां पे। उसके बाद केन्स का कहना है कि केन्स सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, केन्स का कहना है सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। केन्स का कहना है कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग जो है वो फंक्शन है आपका इनकम एज वेल एज, एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस एमईसी। इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इनकम लाता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच जो इक्वालिटी लाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लाता है, बल्कि आपका इक्वालिटी लाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में केन्स के अनुसार वो इनकम लेके आती है। क्लासिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड वेयर सेविंग एंड इंटरेस्ट आर इक्वल, जहां पे जो है सेविंग और इंटरेस्ट जो है इक्वल होते हैं वहां पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेंट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड वेयर सेविंग एंड इंटरेस्ट आर इक्वल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेविंग, सेविंग इक्वल टू जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। केन्स क्या कहना है, केन्स क्या कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज determine, rate of interest is determined where demand for money and supply of money are equal, जहां पे जो है डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी क्या होते हैं इक्वल होती है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फंक्शन होता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, इसमें जो है आपका क्लासिकल और केन्जियन इकोनॉमिक्स का क्या कहना है। बेस्ड ऑन द फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो फिशर का जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी था जो 1911 में आया था, MB इक्वल टू PT, उस पर बेस्ड है। प्राइस लेवल डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ मनी, प्राइस लेवल जो है वो डिपेंड करता है आपका सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी और प्राइस में जो है डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी एज सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, जैसे क्या हो रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बट वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्रीज हो जाता है। एंड केन्स का कहना है कि ड्यूरिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इफ सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज। कहना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा तो आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज बट प्राइस वुड रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज तो आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट के इंक्रीज होने से आपका क्या होगा प्राइस जो है वो कांस्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू केन्स। उसके बाद प्राइस लेवल एंड आउटपुट, प्राइस लेवल और आउटपुट के बीच में जो कहा उन्होंने, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल लाइन। जो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो है जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, यानी इस प्रकार से होता है अकॉर्डिंग टू केन्स, वर्टिकल होता है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। आफ्टर इक्विलिब्रियम विल बी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ओनली प्राइस एंड डिमांड वुड इंक्रीज बट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट वो जो है कांस्टेंट रहेंगे। अकॉर्डिंग टू केन्स विथ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड
अकॉर्डिंग टू केन्स के अनुसार जो है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इंक्रीज इन प्राइस, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इन इफेक्टिव डिमांड इक्विलिब्रियम एंटरप्रेन्योर गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर जो है गेट करेगा आपका ओनली नॉर्मल प्रॉफिट को। डिमांड फॉर मनी के में क्या कहना है क्लासिकल और केंजियन इकोनॉमिस्ट? मनी इज डिमांडेड फॉर टू मोटिव्स, यानी कि आपका जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हम अगर मनी की डिमांड करते हैं वो टू मोटिव से करते हैं। पहला आपका ट्रांजैक्शन के पर्पज से करते हैं, दूसरा प्रिकॉशनरी पर्पज से करते हैं। बोथ पर्पज डिपेंड्स ऑन इनकम, यानी कि दोनों जो है वो डिपेंड करते हैं इनकम पे। ट्रांजैक्शन पर्पज और प्रिकॉशनरी पर्पज ये जो है डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जो है वो इनकम पे डिपेंड करते हैं। एंड आपका जो केन्सियन इकोनॉमिस्ट थे या केन्स थे, उनके अनुसार मनी इज डिमांडेड फॉर द थ्री मोटिव। मनी की जो हम डिमांड करते हैं वो तीन मोटिव से करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, एंड दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, एंड थर्ड होगा आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ट्रांजैक्शन एंड डिमांड फॉर मनी एंड प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी फंक्शन है आपका इनकम का। केन्स का कहना है कि ट्रांजैक्शन फॉर मनी और आपका प्रिकॉशन फॉर डिमांड फॉर मनी ये फंक्शन है आपके इनकम के, बट जो आपका जो थर्ड है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यह जो है फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। काफी बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू केन्स जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इनकम का। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो जो है फंक्शन है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का। एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज एक्सट्रीमली लार्ज लिक्विडिटी ट्रैप, यानी कि जहां पे जो है लिक्विडिटी ट्रैप होता है। Speculative demand for money become very high so much so that when the rate of interest declining to minimum, इनकी आपका क्या हो रहा है कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम वेरी हाई। स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए जो मनी होती है वो हाई होगी so much so when the rate of interest decline to minimum, जब यहाँ पे जो है मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी, डिक्लाइन करेगी, से 3% स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम इन्फाइनिटी परफेक्ट इलास्टिक। 3% पे जो है आपका इन्फाइनिटी बन जाता है। दिस पुशेस द इकोनॉमी इनटू लिक्विडिटी ट्रैप, यानी कि यह सिचुएशन हो जाएगी आपका लिक्विडिटी ट्रैप की। एंड इन द स्पेकुलेटिव डिमांड कर्व बिकम फ्लैट, और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो बनेगी आपका फ्लैट। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो केन्स जो है और क्लासिकल जो है दे अज्यूम लॉन्ग रन। क्लासिकल जो है अज्यूम करके चलते हैं कि वो लॉन्ग रन में अज्यूम करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट कैन अटेन इन लॉन्ग रन, टेस्ट हैबिट्स टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई ऑफ लेबर रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो हमारे टेस्ट होते हैं, हैबिट होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं एंड सप्लाई ऑफ लेबर रिमेन कांस्टेंट, वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एंड केन्स का कहना है, केन्स से इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। केन्स का कहना है कि लॉन्ग रन में क्या होगा कि वी ऑल आर डेड, हम सभी मर जाएंगे कह रहा है। सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, शुड बी टेक प्लेस इन शॉर्ट रन, हमें करना चाहिए शॉर्ट रन में करना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैन बी पॉसिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन रादर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इक्विलिब्रियम जो है पॉसिबल होता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन रादर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन लेसेस फेयर पॉलिसी। उनका कहना है कि इकोनॉमी के अंतर्गत जो है कोई लेसेस फेयर पॉलिसी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। बिलीव इन लेसेस फेयर पॉलिसी इन लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन थ्रू सेल्फ एडजस्टमेंट प्रोसेस, यानी कि लॉन्ग रन में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट आपका अटेंड किया जाएगा सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस के थ्रू, यानी डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के थ्रू।
इन इकोनॉमी देयर शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है, यानी उनका कहना है कि इकोनॉमी के अंतर्गत शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए आपका गवर्नमेंट का। एंड केन्स का कहना है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है नेसेसरी होता है फॉर वेलफेयर एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद रोल ऑफ मनी मॉनेटरी फैक्टर, यानी कि इसके बारे में जानते हैं कि मनी का क्या रोल है मॉनेटरी फैक्टर के केस में। और क्लासिकल और केन्स, केन्स का कहना है मनी इज न्यूट्रल, मनी जो है वो न्यूट्रल होती है। दे बिलीव दैट द मनी हैज न्यूट्रल इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, मनी का जो है न्यूट्रल इफेक्ट होता है, तटस्थ इफेक्ट होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपका इकोनॉमी के अंदर। इन थ्योरी ऑफ वैल्यू, in the theory of value they consider output, employment, rate of interest are determined by real forces, demand suppressed not by monetary, यानी कि उनका कहना है कि थ्योरी ऑफ वैल्यू में कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट वो एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिटरमाइन किया जाता है बाय रियल फोर्सेस, रियल फोर्सेस मीन डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, नॉट बाय मॉनेटरी फैक्टर। केन्स का कहना है कि केन्स डेवलप्ड मॉनेटरी थ्योरी, केन्स के अनुसार जो है डेवलप किया गया मॉनेटरी थ्योरी। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ही कंसिडर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट एज ए मॉनेटरी फिनोमेन, इंटरेस्ट रेट एज ए मॉनेटरी फिनोमेन। Keynes combined the value theory of classical and his monetary theory through theory of output, उन्होंने जो है कंबाइन किया था the value theory of classical and his monetary theory through theory of output के। उसके बाद फोकस जोन, यानी कि क्लासिकल का किस में फोकस था और आपका केन्जियन का किस में फोकस था समझते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दे लेड मोर फोकस ऑन सप्लाई साइड इकोनॉमी, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो मोर फोकस था वो सप्लाई साइड इकोनॉमी में फोकस था। एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट पे फोकस था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट थे आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और वो सेज लॉ ऑफ मार्केट पे डिपेंड थे। एंड केन्स एम्फसाइज डिमांड साइड इकोनॉमी, केन्स ने जो एम्फसाइज किया था, वर्डन दिया था, एम्फसाइज किया था, वो किया था आपका डिमांड साइड इकोनॉमी में। डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, केन्स का कहना है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो है ओन सप्लाई, यानी डिमांड जो है खुद अपनी सप्लाई को क्रिएट करती है, ये कहना है केन्स का। कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल और केन्जियन, क्लासिकल और केन्जियन के बीच कंपैरिजन देखते हैं। क्लासिकल इक्विलिब्रियम, प्राइस एडजस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई ओरिएंटेड, इफिशिएंसी, नॉन काउंटर साइकिल पॉलिसी, मनी न्यूट्रल होता है। केन्स का कहना है डिसइक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी के अंतर्गत, क्वांटिटी एडजस्टेड होती है, अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड ओरिएंटेड है, इनएफिशिएंसी, काउंटर साइकिल पॉलिसी, मनी नॉट न्यूट्रल, और कहना है कि मनी नॉट न्यूट्रल होती है। उसके बाद अब कुछ जो क्वेश्चन थे उसके बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, क्लासिकल के अनुसार जो है वो इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे रिलेटेड है, नेगेटिवली। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल if supply quantity of money, if supply quantity of money increase then the price would be increase, यानी कि क्लासिकल का कहना है कि सप्लाई ऑफ मनी जैसे इंक्रीज होगी तो प्राइस वुड बी इंक्रीज, तो प्राइस भी जो है इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ, सेविंग किसका फंक्शन है, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पॉजिटिवली रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू केन्स सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन,
अकॉर्डिंग टू केन्स सप्लाई ऑफ लेबर वो डिपेंड करता है मनी वेज पे, और डिमांड ऑफ लेबर किस पे डिपेंड करता है, रियल वेज पे। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम यानी केन्स और क्लासिकल का क्या है, क्लासिकल और केन्स का व्यू क्या है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बोथ आर फंक्शन ऑफ रियल वेज, यानी कि क्लासिकल का कहना है कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है दोनों फंक्शन है आपके रियल वेज के, और केन्स का कहना है सेम डिमांड फॉर लेबर डिपेंड अपॉन रियल वेज बट सप्लाई ऑफ लेबर मनी वेज पे डिपेंड करता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन, यानी क्लासिकल का कहना है कि डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, आपका रियल वेज का फंक्शन है। एंड केन्स अज्यूम ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इनकम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर अगला है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में वहां पे होता है जहां पे सेविंग इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट। बोथ आर फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पॉजिटिव एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नेगेटिव। इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ब्रिंग बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड केन्स का कहना है सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग जो है फंक्शन है इनकम, एंड इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ब्रिंग बाय इनकम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लासिकल अज्यूम ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल का कहना है कि ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो इक्वालिटी लाता है, कौन लाता है, वो लेकर आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।